नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट पर जो हमने क्लास करी थी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम, एटम, परमाणु। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि हर एग्जाम में ऑलमोस्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वर्ड के बारे में आप जानते होंगे, इस वर्ड को बोलते हैं समस्थानिक। दूसरा देखिएगा, समभारिक, समस्थानिक और समभारिक। अगर हम इस वर्ड को ही देखना चाहें तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सम। सम का मतलब होता है समान, समान का मतलब इक्वल। और दूसरा जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानिक, स्थानिक का मतलब क्या हुआ? स्थान मतलब प्लेस। तो हम अगर इस सिंपल सी बात करना चाहें तो देखिएगा, ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको दो शब्दों को ध्यान रखना है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। परमाणु क्रमांक जिसका मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु भार जिसका मतलब होता है प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का योग। तो आपको ये चीज देखनी है कि अगर हम सिंपल सी बात करें समस्थानिक, स्थान का मतलब होता है उसकी प्लेस, जगह। तो वो जगह क्या होती है? परमाणु क्रमांक के बेसिस पे बात करेंगे, प्रोटॉनों की संख्या के बेसिस पे। तो हमने ये बोला समस्थानिक का एग्जैक्ट मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और परमाणु भार क्या हो? अलग अलग हो। उस चीज को हम बोलते हैं समस्थानिक। इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइसोटोप। आइसोटोप, आइसोटोप्स। ये याद रखिएगा, आइसो वर्ड जहां भी आता है, आइसो वर्ड का मतलब हमेशा समान होता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कुछ अंतर होगा इनमें, तभी दो अलग अलग लिखे हुए हैं, बाकी सब साथ हो जाता। तो अब देखिएगा, जो जो आपने यहाँ लिखा है समस्थानिक, इसका जस्ट अपोजिट आपको इधर लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपने समान क्या लिखा था? परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? अलग। और यहाँ पे आपने अलग क्या लिखा था? परमाणु भार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समान परमाणु भार। जो नाम से पता लगता है, नाम देखिएगा, सम भारिक। सम का मतलब समान, भारिक का मतलब क्या होता है? वेट, वजन, परमाणु भार। तो देखिएगा यहाँ पे जिसका परमाणु क्रमांक समान था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु भार समान। तो देखिएगा, जब हम आइसोटोप और आइसोबार, जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक और समभारिक, के डिफरेंशिएशन करना चाहें तो आपको याद रखना है कि एक चीज याद है, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। देखिएगा, परमाणु क्रमांक समान, यहाँ पे क्या है? परमाणु क्रमांक अलग अलग। यहाँ पे परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग। यहाँ पे परमाणु भार क्या होता है? समान। तभी नाम से पता लगता है समस्थानिक और समभारिक। एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखिए, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम किसको बोलते हैं समस्थानिक, किसको बोलते हैं समभारिक। देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? जिसका परमाणु क्रमांक समान है, 6 6 6, ये तीनों समान हुए। और परमाणु भार क्या है? अलग अलग, 12 13 14। तो अब इस डेफिनेशन को देखते हुए इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग होता है उनको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। दूसरा देखिएगा, यहां पर इसका जस्ट अपोजिट है समभारिक। ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान होता है उस तत्व को क्या कहा जाता है? समभारिक कहा जाता है। तो अब देखिएगा, समस्थानिक
और समबारिक। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग। समभारिक में परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक अलग। ये आपके सामने इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल इस तरह से लिखूं, ये देखिएगा एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गया और आपसे पूछा है किसका एग्जाम्पल है, समस्थानिक का या समभारिक का। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, हमने जो अभी फर्स्ट इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? समस्थानिक में परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान, और परमाणु भार क्या होता है? भिन्न। तो अब इस चीज को देखते हुए अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे तो सबके परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब ये समस्थानिक तो नहीं हो सकता। दूसरा जो हमने पहले देखा था समभारिक, समभारिक के अंदर हमने क्या लिखा था? परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? समान हो। अब इस चीज को देखते हुए परमाणु भार समान मतलब ऊपर का जो मान है वो समान होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे ऊपर का मान भी अलग अलग है, नीचे का मान भी अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये न तो समस्थानिक का उदाहरण है न समभारिक का उदाहरण है। तो फिर ये क्या है? अब देखिएगा, जब हम इस तरह से देखते हैं तो आप एक चीज बताइए, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूं ये न्यूट्रॉन। इन तीनों केस के अंदर न्यूट्रॉन कितने कितने हैं ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि हमको क्या करना है, सिंपल ऊपर वाले मान में से नीचे वाले मान को माइनस करना है, घटा देना है, तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता लग जाएगी। तो जब आप इस 35 में से 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 18। सेम 36 में से भी 18 माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? 18। और 37 में से 19 भी माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? 18। इसका मतलब ये हुआ कि न तो इसमें परमाणु क्रमांक समान हुए, न इसमें परमाणु भार समान हुए। इसका मतलब ये समस्थानिक भी नहीं है, समभारिक भी नहीं है, ये तीसरी कैटेगरी है। इस कैटेगरी को कहा जाता है, देखिएगा ये जो एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है, सम न्यूट्रॉनिक। क्योंकि इसमें समान क्या आया? न तो प्रोटॉन समान आया न परमाणु भार समान आया, इसमें समान हमेशा क्या आया? न्यूट्रॉनों की संख्या। इसलिए इस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। ये बात समझ में आ गई आपको? तो हमने अभी तक तीन चीजें पढ़ी, समस्थानिक जिसमें नीचे वाला मान समान होता है, समभारिक जिसमें ऊपर का जो मान है वो समान होता है, और तीसरा हमने पढ़ा जिसमें ना तो नीचे वाला समान है ना ऊपर वाला समान है लेकिन दोनों का जो अंतर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। ये देखिएगा 18 18 18। ये बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं, देखिएगा ये आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि यह किसका उदाहरण होगा, समस्थानिक का, समभारिक का या सम न्यूट्रॉनिक का। तो जब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो आपको ये चीज पहले पता है कि जो अगर नीचे का मान इक्वल है, नीचे जो लिखा हुआ परमाणु क्रमांक का मान, जेड का मान अगर समान होता है तो वो समस्थानिक हो गया। जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इस मीन्स ये समस्थानिक नहीं हो सकता। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर तो परमाणु भार है ही नहीं, किसी भी के अंदर ऑप्शन के अंदर परमाणु भार नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये समभारिक भी नहीं हो सकता है। और जब आपको ऊपर का मान ही नहीं पता है तो आप न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? तो सम न्यूट्रॉनिक भी ये नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्या है? अब देखिएगा, आपको ये दो चीजें पता है, मैं आपको इसमें ये पूछता हूं, इसमें बताइए प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये आपको ध्यान है, हमेशा जो यह परमाणु क्रमांक का जो मतलब होता है, परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताई गई थी उसमें यही बताया गया था, किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वो का वही उसका परमाणु क्रमांक हुआ। तो जब यहाँ पे 16 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए इसके अंदर? 16। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 17। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 18। यहाँ पर 19 और यहाँ पर 20।
एज इट इज आपको पता है कि जेड का मतलब होता है प्रोटोनों की संख्या, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे जो मान था वो प्रोटोनों का मान हो गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए कि हर इस कैटेगरी के अंदर, इन पांचों के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, तो कोई आइडिया? तो देखिएगा, आपको मैंने कल बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जो उदासीन होता है, उस उदासीन में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हो तो ऋणायन का निर्माण होता है। जोड़ने से निर्माण होता है ऋणायन का, निकालने से निर्माण होता है किसका? धनायन का। तो देखिएगा, यहाँ पे 16 प्रोटॉन तो पहले से प्रेजेंट है, लेकिन आपको ध्यान है यहाँ पे -2 लगे हुए हैं। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, इस कारण से यहाँ पे 16 ना होकर यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 18। ठीक है, सेम ये देखिएगा, जब यहाँ पे 17 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन 17 थे, लेकिन यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है? माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 18। तो इन दोनों में तो आंसर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, 18। यहाँ पे तो कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है वो उदासीन है। और हमेशा उदासीन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इस कारण से यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 18। अब चलिए, मैंने आपको बताया ये तो ऋणायन हो गए, ये उदासीन हो गया। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस पर आवेश कौन सा लगता है? धन आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जब यहाँ पे एक प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 1। तो यहाँ पे जो 19 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो कितने हो गए? 18। लास्ट वाला देखिएगा, यहाँ पे 20 जो प्रोटॉन लिखे हुए थे परमाणु क्रमांक के हिसाब से, मतलब 20 प्रोटॉन होने चाहिए थे और इलेक्ट्रॉन भी 20 होने चाहिए थे। तो 20 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या लगा हुआ है? +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अब यहाँ पे भी क्या आंसर आया? 18। अब देखिए, समस्थानिक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक समान, समभारिक का मतलब होता है परमाणु भार समान। जब ये दोनों ही समान नहीं है तो तीसरी कैटेगरी आई थी, उसमें से अपर माइनस अपर में से नीचे को माइनस कर दोगे आप तो निकलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम न्यूट्रॉनिक। जब ये तीनों ही कैटेगरी नहीं आई तो अब इस कैटेगरी में आप देखिए क्या इक्वल आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बराबर आती है। और आपको मैंने बताया जब बराबर की बात आती है तो वहां पे वर्ड क्या लगता है? सम। और सम में क्या समान हो रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन। इस कारण से इस कैटेगरी का जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कहा गया। अब देखिएगा, जो हमने फर्स्ट पढ़ा था समस्थानिक, इसमें समान क्या थे? परमाणु क्रमांक समान थे। समभारिक, इसमें क्या समान थे? परमाणु भार समान था। नेक्स्ट वाले में हमने पढ़ा था जिसमें न तो परमाणु क्रमांक समान है न परमाणु भार समान है, लेकिन उसमें समान क्या निकले? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन समान निकले, इसीलिए इसको क्या बोला गया? सम न्यूट्रॉनिक। और जो लास्ट वाली कैटेगरी हमने पढ़ी अभी, उसके अंदर कुछ समान नहीं था, समान नई चीज निकली, वो क्या थी? इलेक्ट्रॉन। 18 18 18 18 18। इस कारण से इसको नाम क्या दिया गया? सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। ये चारों चीजें समझ में आई है आपको? समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? अब देखिएगा, ये एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन आया कि यह किसका उदाहरण होगा? विकल्प जो आपने अभी तक पढ़े वो अगर होंगे तो आपका आंसर कैसे होगा? कैसे इस क्वेश्चन पे पहुंचोगे आप? देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां देखना, ये मान समान है नहीं है, इसका मतलब ये समस्थानिक नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन खत्म। सेकंड ऑप्शन जब आप देखते हैं, ऊपर के मान देखे, ऊपर के मान भी समान नहीं है, मतलब समभारिक वाला ऑप्शन भी खत्म। जब आप न्यूट्रॉन निकालने आते हो तो जब हम यहाँ न्यूट्रॉन लिखता हूं, एक न्यूट्रॉन की वैल्यू, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए? 7 में से 3 का माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। 9 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। और 11 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें न तो प्रोटॉन समान है, न परमाणु भार समान है, न ही न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ये हमने अभी देखा। तो न्यूट्रॉन इसमें कितने थे? 4,
5 और 6। इलेक्ट्रॉनों का तो हम बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें किसी के ऊपर भी कोई आवेश नहीं लगा हुआ है, न तो प्लस लगा हुआ है न माइनस लगा हुआ है। प्लस लगा होता तो आप माइनस भी कर देते इलेक्ट्रॉन को, लेकिन लगा हुआ नहीं है, इस कारण से न तो इसमें धनायन उपस्थित है न इसमें ऋणायन उपस्थित है, तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी तो नहीं हो सकती। फिर ये क्या है? अब देखिए, अभी आपने इसमें न्यूट्रॉन निकाला। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोटॉन कितने कितने हैं। प्रोटॉन तो बहुत सिंपल सा मान आप जानते हैं, प्रोटोनों का मतलब होता है जेड। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोटोनों की संख्या लिखी हुई है वो इक्वल है परमाणु क्रमांक के, तो यहाँ पे जो मान लिखे हुए हैं वो के वो प्रोटॉन हो गए। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब ये जो नई कैटेगरी है, इस कैटेगरी का अलग से एक फॉर्मूला है, वो नाम है, वो देखिएगा। यहाँ पे आपको नीचे वैल्यू बतानी है n-p की। n-p इन तीनों केस में कितने कितने हो रहे हैं। न्यूट्रॉन मैंने लिखे, प्रोटॉन मैंने लिखे। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन 4 थे, इसमें से प्रोटॉन 3 माइनस हो गए, तो आंसर क्या बचा? 1। सेम यहाँ देखोगे 5 में से 4 गए, तो आंसर क्या बचा? 1। और ये आगे देखोगे 6 - 5 गए, तो भी आंसर क्या बचा? 1। तो ये एक अलग ही कैटेगरी आपके सामने आई, जिसके अंदर न तो प्रोटॉन समान है, न परमाणु भार समान है, न नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है, और न ही इसमें इलेक्ट्रॉन समान है। एक्सेप्शनल केस के अंदर जब पेपर का लेवल थोड़ा हाई होगा तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। तो ये उन चारों कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता जो आपने अभी पढ़ी थी। इस कैटेगरी का अलग ही नाम है। ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर केवल न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉनों का मान समान होता है। देखिएगा, इस कैटेगरी का नाम है आइसोडायाफर। आइसोडायाफर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर क्या समान होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। इस कैटेगरी को अलग से कैटेगरी को नाम दिया गया, जिसका नाम क्या हुआ? आइसोडायाफर। ये बात समझ में आई आपको? देखिएगा, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, और ये जो लास्ट कैटेगरी थी, जो एक्सेप्शन अलग से कैटेगरी होती है, जिसके अंदर क्या समान होता है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अंतर समान होता है। इस कैटेगरी को नाम दिया गया आइसोडायाफर। ये बात समझ में आई आपको? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था परमाणु का, जिसके अंदर आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने सबको साथ ही कंपाइल करके आपको बता दिया है। आप इस वीडियो को आपके जो भी साथीगण हो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि केमिस्ट्री सबको वैसे भी थोड़ी माइंड में सेट है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इससे इजी वे में केमिस्ट्री कहाँ सीखेंगे आप? इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे थोड़ा प्रोत्साहन हमें भी मिले और आगे हम और अच्छा काम आपके लिए कर पाएँ। वैसे भी अभी आप सब 12th स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे हैं। आप सभी को आपके 12th एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका 12th के सारे एग्जाम बहुत अच्छे से होंगे। जो आपका लास्ट पेपर है, वो लास्ट पेपर 6 अप्रैल को है। 6 अप्रैल को आपके 12th बोर्ड का लास्ट पेपर है। हमारे क्रैश कोर्स की जो क्लासें हैं वो 8 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगी। तो आप जब भी आपको टाइम मिले, समय मिले, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। उसके अलावा भी आप चाहो तो प्ले स्टोर से ABC एग्रो क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी मिलती रहेगी। मेरे नंबर वैसे भी आप सबके पास उपस्थित प्रेजेंट होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको हो तो आप इस लिंक को शेयर करिएगा। आपको सारी डिटेल आगे से आगे मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने ध्यान रख के मुझे सुना। आगे भी सहयोग करते रहिएगा। इस आपके सहयोग से ही हमें प्रेरणा मिलती है। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।